सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आईएएस के मेंस में आंसर राइटिंग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस होना आपके एग्जामिनेशन हॉल में बहुत इंपॉर्टेंट है और यह एक निश्चित ही व्यक्ति के बेहतरीन कौशल पर आधारित होता है कि वह एग्जामिनेशन हॉल में अपने उत्तर को कैसे लिखेगा। लेकिन आंसर राइटिंग के लिए सबसे बड़ी जरूरी यह भी है कि आपके पास बेहतर ज्ञान भी हो, आपके पास इतनी अच्छी वोकैबुलरी भी हो, शब्दकोश भी हो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न का उत्तर लिखने में परेशानी ना हो। यानी कि अगर आपको मेंस में आंसर राइटिंग करना है तो आपको बेहतरीन नॉलेज भी होना चाहिए, अपने विषय का स्पष्ट ज्ञान भी होना चाहिए, अपने विषय का स्पष्ट समझ भी हो जाना चाहिए और कैसे उत्तर लिखना है यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अपने इस लेक्चर में जिस सीरीज को आज मैं जनरल स्टडीज आईएएस मेंस और पीसीएस मेंस के लिए जो प्रारंभ कर रहा हूं, इस सीरीज का उद्देश्य ही यही है कि केवल आपको मैं आंसर लिखना मत बताऊं। आईएएस मेंस में आप उत्तर कैसे लिखेंगे मैं आपको केवल यही नहीं बताऊंगा, बल्कि इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको उच्च कोटि का ज्ञान भी दूं, क्योंकि जब उच्च कोटि का ज्ञान होगा तभी आप आईएएस मेंस में बेहतरीन आंसर राइटिंग कर पाएंगे। अगर कोई यह बताता है कि लिखने का तरीका ही मालूम हो या रिप्रेजेंटेशन का केवल तरीका मालूम हो और कंटेंट आपके पास अच्छा ना हो तो भी आप अच्छा नंबर पा जाएंगे, यह बिल्कुल सही नहीं है। कई बार यह गलत हो जाता है। इसलिए आपको यह मानकर चलना पड़ेगा कि बेहतरीन आंसर राइटिंग के लिए आपके पास बेहतरीन ज्ञान भी होना चाहिए और बेहतरीन ज्ञान होगा तभी आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाएंगे। आज जिस श्रृंखला को मैं जनरल स्टडीज आईएएस मेंस के सभी पेपरों के लिए प्रारंभ कर रहा हूं, चारों पेपरों के लिए, इसका मूल उद्देश्य यही है कि हम लोग आंसर राइटिंग करना तो जानेंगे ही जानेंगे, क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग करना तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ में हम लोग यथार्थ नॉलेज लेने का प्रयत्न करेंगे, हमारे पास शब्दकोश भी होगा और हम लोग बेहतरीन और उच्च कोटि का ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। ठीक है, कितना सफल होऊंगा मैं आपको, लेकिन अपने अनुभव से मैं कुछ तो ये बताने का प्रयत्न जरूर करूंगा। अपने सालों के अनुभव से मैं यह तो कोशिश जरूर करूंगा कि कुछ आपको जरूर मालूम हो, कुछ ना कुछ तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में हमसे जरूर लाभ हो। यह मेरा प्रश्न रहेगा। कितना ज्ञान मैं दे पा रहा हूं ये तो बड़ी बात, देखिए ये बहुत संभव नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा आपको, लेकिन कोशिश अपने अनुभव से कुछ कोशिश जरूर मैं ये करूंगा कि आपको कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त हो, आपको कुछ लाभ हो। सबसे पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में लिया है, कोशिश कर रहा हूं पहले जो मूवमेंट है, आंदोलन है, चाहे स्वदेशी आंदोलन है, चाहे असहयोग आंदोलन है, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन है, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन है, चाहे क्रांतिकारी आंदोलन है, चाहे गरम दल का आंदोलन है, जो प्रमुख आंदोलन है पहले मैं उसको कर लूं क्योंकि आंदोलन से प्रश्न जरूर आते हैं। इसके पहले मैं एक बात जरूर आपको क्लियर कर दूंगा, आप लोग गिने गिनाए पढ़े पढ़ाए, किसी टॉपर ने बोल दिया, किसी एक्सपर्ट ने बोल दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल आप इन्हीं बातों पर विश्वास करिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि विश्वास ही मत करिए, लेकिन ये नहीं कि यहां से नहीं आता है तो ये नहीं पढ़ेंगे, ये कम आता है तो वो नहीं पढ़ेंगे। आईएएस मेंस प्री के पेपर को सभी लोगों ने देख लिया है कितना टफ आया है और ये बात भी सिद्ध हो गया है कि आयोग अब पेपर सरल देने वाला नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आयोग भी ये समझ रहा है कि गिने गिनाए किताब बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर गिने गिनाए किताब पढ़ रहे हैं तो आप आईएएस की तैयारी कैसे कर रहे हैं? अगर आपको 10 प्रश्न बता दिया जा रहा है, 4 किताब बता दिया जा रहा है, 100 फैक्ट बता दिया जा रहा और कह रहा है कि इसमें से आ जाएगा, तो ये आईएएस का परीक्षा कैसे हो गया?
निश्चित ही आपको आईएएस की परीक्षा के लिए विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, गिने गिनाए प्रश्न नहीं पढ़ने होंगे। इसीलिए यही कोशिश है हमारी कि आपको कुछ विस्तार से भी दिया जाए। तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री लिया है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन लेंगे। अब स्वदेशी आंदोलन क्या था, स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप क्या था, कैसे प्रारंभ हुआ, क्यों प्रारंभ हुआ। अब हम लोग प्रश्नों को जानेंगे कि स्वदेशी आंदोलन में क्या क्या आ सकता है। देखिए, कुछ मैं ब्रीफ कर दूं कि स्वदेशी आंदोलन क्या था, क्यों हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ, इसका विस्तार कैसे था। ये देखिए, जब आप ये जानेंगे क्या था, क्यों था, कारण क्या था, इसका विस्तार क्या था, इसका प्रभाव क्या था, इसका परिणाम क्या था, यह समाप्त कैसे हुआ, इसका मूल्यांकन या समीक्षा, अगर आप इतने चीजों को जान लीजिए किसी भी मूवमेंट में, तो मुझे नहीं लगता कि किसी मूवमेंट को आप अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। और यही चीज आप हर जगह अपनाइए। क्या था, क्यों था, कैसे था, कहां था, परिणाम क्या था, मूल्यांकन क्या था, समीक्षा क्या था। ऐसे जब आप पढ़ाई करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि पूरा समग्र उत्तर आ रहा है। और जब समग्र उत्तर आएगा तो आपके सफलता को कोई रोक भी नहीं पाएगा। स्वदेशी आंदोलन के बारे में थोड़ी सा आप बढ़िया से जान लीजिए, फिर मैं आंसर फ्रेमिंग जब करूंगा तो वहां बताऊंगा। मेरे पास डिजिटल पैड नहीं है, सामान्य बोर्ड है, फिर भी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से मैं इसमें बता सकूं। फिर भी आप केवल मेरे आवाज को सुनने का प्रयत्न करिए, यहां से ही आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल स्पष्ट ही डिजिटल बोर्ड पर देखें, यहां भी आपको हमारी आवाज को ही आप सुने तो जरूर आपको बहुत ज्ञान होगा। खैर, स्वदेशी आंदोलन सभी लोग ये जानते हैं कि बंगाल विभाजन के कारण यह शुरू हुआ। 1905 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की योजना बनाई और 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना जो है वो लागू हो गई। 19 जुलाई को योजना बनाया गया, घोषणा किया गया कि बंगाल का विभाजन होगा पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में। और 19 जुलाई को यह योजना 16 अक्टूबर को योजना लागू हो गया, यानी 19 जुलाई को घोषणा हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन क्या हो गया, लागू हो गया। लेकिन इससे पहले 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन की रणनीति बनाई गई जिसको कहा गया स्वदेशी आंदोलन। और केवल स्वदेशी आंदोलन ही नहीं बल्कि स्वदेशी आंदोलन के साथ बहिष्कार आंदोलन भी तय किया गया। यह स्वदेशी आंदोलन का जो है वो मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया। लेकिन स्वदेशी आंदोलन के लिए कारण अगर सोचा जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कारण बता रही थी वो तो ये बता रही थी कि बंगाल बहुत बड़ा था, बंगाल का प्रशासनिक नियंत्रण बहुत ही संभव नहीं हो पा रहा था, इतना विशाल बंगाल था। तो प्रशासनिक नियंत्रण करने के लिए हम लोगों ने बंगाल को पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में विभाजित कर दिया। लेकिन इसके पीछे योजना बड़ी अलग थी। जो लोग ये मानते हैं कि बंगाल का विभाजन मात्र एक प्रशासनिक निर्णय था, ये सही नहीं है। असल में बंगाल विभाजन एक राजनीतिक कारण था। अंग्रेज बंगाल विभाजन करके भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को, जो उस समय तेजी से भारत में प्रसारित हो रहा था और उसका केंद्र बंगाल बनना था, कहीं ना कहीं उसको कमजोर करना चाह रहे थे। अंग्रेजों की रणनीति यही चल रही थी। फिलहाल आंदोलन शुरू हो गया। अभी मैं सबको ले रहा हूं, कारण सब बताऊंगा। आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन के पीछे विचारधारा बहिष्कार का था, क्योंकि संभव भी यही है कि जब तक आप बहिष्कार नहीं करेंगे विदेशी वस्तुओं का, तब तक आप स्वदेशी को अपनाएंगे कैसे। आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन में पूर्ण रूप से विदेशी वस्तुओं, विदेशी विचारधारा, विदेशी शिक्षा, विदेशी स्कूल, विदेशी संस्था, विदेशी सरकार, सबका बहिष्कार किया गया। यानी यह आंदोलन बाइकाट से जुड़ गया। अब यह आंदोलन प्रारंभ हुआ और यह आंदोलन चरम पर पहुंचा। लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय, अजीत सिंह ने पूरे भारत में इसको फैलाया। चिदंबरम पिल्ले ने मद्रास में और
बहुत सारे लोगों ने इसको अलग अलग देश के भागों में भी प्रसारित किया। बंगाल विभाजन से शुरू हुआ, बंगाल में आंदोलन भारत में फैल गया। अब प्रश्न एग्जामिनेशन में हाल में कैसे कैसे आएंगे जरा इसको समझिए, क्योंकि समग्रता में मैंने कोशिश किया कि कुछ प्रश्न लूं, अपने तरफ से भी प्रश्नों को मैंने बनाया है ताकि आपको अच्छे से ज्ञान मिल सके। जैसे एक प्रश्न आएगा कि बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक कम राजनीतिक ज्यादा था। पहला प्रश्न क्या हो गया? बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक कम राजनीतिक ज्यादा था। विवेचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, यह आपका क्या विचार है? आप इस संबंध में क्या सोचते हैं? क्या अब आगे एक प्रश्न और आएगा, बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों की कुटिल चाल क्या थी? आखिर अंग्रेज क्यों बंगाल विभाजन करना चाहते थे? यह भी एक प्रश्न आ गया। देखिए, ऊपर प्रश्न मैंने बताया कि बंगाल विभाजन का मूल कारण प्रशासनिक कम राजनीतिक ज्यादा था। एक प्रश्न ये मैंने पूछा। दूसरा पूछा, बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों की राजनीतिक चाल क्या थी? और तीसरा मैं पूछ रहा हूं, बंगाल विभाजन अंग्रेजों की एक चाल थी। अपने विचार व्यक्त कीजिए। बंगाल विभाजन अंग्रेजों की एक चाल थी। ये तीनों प्रश्न कहीं न कहीं बंगाल विभाजन के कारण के बारे में आपसे पूछ रही है। व्हाट इज द रीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? अब बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं, आप शुरू कैसे करेंगे? शुरू करेंगे यद्यपि अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार तो यह बताने का प्रयत्न करती बंगाल बहुत बड़ा था, प्रशासनिक कारणों से हमने बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बांध दिया, पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका कर दिया, पश्चिमी का तो भाई कलकत्ता था ही। ये इसी कारण से दोनों को बांट दिया गया ताकि प्रशासनिक नियंत्रण संभव हो पावे, सरल हो जाए और प्रशासन सही चला जाए। तथापि इसके पीछे अंग्रेजों की एक कुटिल चाल थी और अंग्रेजों के बहुत सारे स्टेटमेंट इस बात को प्रमाणित कर देते हैं कि बंगाल विभाजन एक राजनीतिक चाल था। क्या, जरा समझिए। कर्जन का प्रमुख कथन था कि बंगाल विभाजन का मूल कारण कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना था, माने कलकत्ता को सिंहासन से हटाना था, क्योंकि उस समय पूरे भारत की राजधानी के रूप में तो सिंहासन था ही था, पूरे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र भी इसलिए सिंहासनच्युत करना था, जहां से राजनीतिक चालें चली जाती हैं और राष्ट्रीय आंदोलन चलाती है। ये कर्जन का कथन है। इसके बाद उसमें गृह सचिव राइसले थे। राइसले का कथन है कि अविभाजित बंगाल एक शक्ति थी। अविभाजित बंगाल एक शक्ति है, विभाजित होने के बाद यह टूट जाएगा, यह कमजोर हो जाएगा और जो राष्ट्रीय आंदोलन है और जो कांग्रेस के लोगों की जो सोच है वही हमारे चाल का एक अंग है। यानी कांग्रेस के लोग जो सोच रहे हैं कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। ये राइसले कह रहा है, गृह सचिव राइसले। इसके पीछे अगर कर्जन बंगाल विभाजन के संबंध में ढाका में गए, वहां एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जब बंगाल का विभाजन हो जाएगा तो पूर्वी बंगाल का केंद्र क्या होगा? ढाका। यह मुस्लिम बहुसंख्यक जनसंख्या का एक राजधानी हो जाएगा। मुस्लिम बाहुल इलाके का राजधानी क्या हो जाएगा? ढाका हो जाएगा। यानी आप लोग कलकत्ता के राजशाही से मुक्त हो जाएंगे। ये कौन कह रहा? कर्जन कह रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे एक और चाल था। इसके पीछे चाल था कि बंगाल में मूल बंगाली आबादी को कम कर देना था। यानी जो वहां के मूल बंगाली लोग थे उनकी जनसंख्या कम और उड़िया भाषी और हिंदी भाषी लोगों की जनसंख्या ज्यादा करना था, ताकि बंगालियों का जो प्रभुत्व है वो कम हो जाए। ये एक और चाल हो गया। दूसरा चाल था कि पश्चिम बंगाल तो हिंदू बाहुल रहे, लेकिन जो पूर्वी बंगाल है वहां हिंदुओं की अपेक्षा मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा हो जाए। यानी पूर्वी बंगाल को मुस्लिम बाहुल बनाकर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कहीं कहीं सांप्रदायिकता के उसमें झोंक देना था, आग में झोंकना था। और आप देखिए कि यह बात कितना चरितार्थ भी हुआ। आज वही पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बना और आगे चल के 1971 में बांग्लादेश बना।
यानी जिस चीज को अंग्रेजों ने 1905 में रणनीति बनाया था वो आज साकार भी हो गया। आप ऐसा कर सकते कि बंगाल विभाजन अंग्रेजों के सोच की वर्तमान में साकार संकल्पना है। यानी अंग्रेजों ने जो 1905 में सोचा था वो बांग्लादेश के रूप में साकार भी हो गया। आप इससे अंदाज, और आज अगर हम पश्चिम बंगाल नाम रख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम पूर्वी बंगाल को अपना एक अंग मानते थे, वो अलग होकर बांग्लादेश बना, पूर्वी पाकिस्तान बना पहले, बाद में बांग्लादेश बन गया। तो ये एक बात आप कारण आप एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। फिर स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या हुआ कि हम स्वदेशी को अपनाएंगे, स्वदेशी वस्तु को अपनाएंगे, स्वदेशी शिक्षा को अपनाएंगे, ठीक है ना, स्वदेशी संस्कार को अपनाएंगे, स्वदेशी नीतियों को अपनाएंगे, स्वदेशी रहन सहन खान पान वेशभूषा को अपनाएंगे। लेकिन स्वदेशी अपनाएंगे कैसे? जब हम बहिष्कार करें। किसका बहिष्कार करें? विदेशी वस्तुओं का। अब यहां एक प्रश्न और बनता है, हमारे भाषा को आप ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरे विश्लेषित कर रहा हूं स्वदेशी आंदोलन को, लेकिन आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, केवल फैक्ट बताने का काम नहीं कर रहा हूं मैं। आपका मेंस में प्रश्न कैसा आएगा उस हिसाब से विश्लेषित कर रहा हूं। अब यहां एक प्रश्न आ सकता है कि स्वदेशी आंदोलन ने बहिष्कार की सोच को विस्तारित स्वरूप प्रदान किया। बिल्कुल सही बात है। गांधी जी, आप ये भी जान लीजिए, स्वदेशी आंदोलन कहीं ना कहीं गांधी जी के भविष्य के रणनीतियों का एक आधार भी बना, पुरोगामी भी था। क्यों? क्योंकि जिस बहिष्कार को स्वदेशी आंदोलन ने अपनाया था, आगे चलकर गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं की होली असहयोग आंदोलन में जलाई थी और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करवाया था, यह भी था, ठीक है ना। तो आप क्या बताएंगे? स्वदेशी आंदोलन ने बहिष्कार के सोच को बहुत आगे विस्तारित रूप दिया। कैसे दिया? अब केवल विदेशी वस्तुओं का ही बहिष्कार नहीं हुआ, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार हुआ, विदेशी स्कूल का बहिष्कार हुआ, विदेशी विचारधारा का बहिष्कार हुआ, विदेशी संस्कृति का बहिष्कार हुआ, विदेशी कल्चर का बहिष्कार हुआ। यानी विदेश की हर प्रकार की जो चीजें थी सबका बहिष्कार हुआ। यानी जो बहिष्कार केवल वस्तुओं के बहिष्कार तक सीमित था, अब वो विदेशी स्कूल, विदेशी शिक्षा, विदेशी विचारधारा, विदेशी संस्था, विदेशी शासन, यहां तक कि विदेशी संस्कृति का भी बहिष्कार था। यही कारण है कि स्वदेशी आंदोलन ने बहिष्कार के अवधारणा को और विस्तारित किया। यह प्रश्न का उत्तर हो, ठीक है। आप इसमें और बनाकर लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न आ सकता है कि विदेशी आंदोलन, जो स्वदेशी आंदोलन था, कैसे धीरे धीरे जन आंदोलन में बदल गया। देखिए, स्वदेशी आंदोलन जब शुरू हुआ, स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार हो गया, सारे स्कूलों में लगभग हड़ताल हो गया, बच्चों ने उन विदेशी कॉपियों पर एग्जाम देने से मना कर दिया कि हम विदेशी कॉपियों पर एग्जाम नहीं देंगे। बच्चों ने ज्वर में यानी बुखार में विदेशी दवाइयां लेना मना कर दिया, विदेशी जूते पहनना मना कर दिया। ब्राह्मणों ने उन लोगों के वहां पूजा पाठ करने से मना कर दिया जो विदेशी वस्तुओं को स्वीकार कर रहे थे, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे थे। नाई, धोबी, जितने भी प्रकार के मजदूर वर्ग थे, उन लोगों का बहिष्कार कर रहे थे जो विदेशी वस्तुओं को स्वीकार कर रहे थे, ठीक है। यानी कि हर प्रकार के जो विदेशी प्रतीक थे उस जमाने में, लोगों ने शादी ब्याह में उन वस्तुओं को लेने से मना कर दिया जो भारत में बन सकते थे, जो विदेश से आए थे। यानी कि जिस संकल्पना को, बहिष्कार की संकल्पना को आगे चलकर गांधी जी ने एक बड़ा अस्त्र बनाया था, उस बहिष्कार की संकल्पना को स्वदेशी आंदोलन में स्वीकार किया गया। यहां तक कि शिक्षा भी विदेशी अस्वीकार की गई और स्वदेशी स्कूल खोले गए। 1906 में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी गठन किया गया। टैगोर के स्कूल पर बंगाल नेशनल कॉलेज, टैगोर का जो शांति निकेतन था उसके तर्ज पे बंगाल नेशनल कॉलेज का गठन किया गया। प्रथम आचार्य बने अरविंद,
ठीक है ना। टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए बंगाल इंस्टीट्यूट का गठन किया गया। बंगाल इंस्टीट्यूट किस लिए गठन किया गया? टेक्निकल शिक्षा के लिए। चंदा इकट्ठा किया गया ताकि उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को, विद्यार्थियों को जापान भेजा जाए। आप अंदाजा लगाइए कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी गठन किया गया 1906 में। जानते हैं क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था कि एक ऐसी शिक्षा जो देश के लिए राष्ट्रभक्त पैदा करे, देशभक्त पैदा करे। स्वदेशी आंदोलन असाधारण था और भारत में राजनीतिक आंदोलनों का पूर्वगामी था। भारत का पहला ऐसा आंदोलन था जिसने भारत की जनता में राजनीतिक चेतना पैदा की। पहला आंदोलन था। एग्जाम में आ सकता है कि स्वदेशी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने भारतीयों में पहली बार राजनीतिक चेतना पैदा की, क्योंकि आधुनिक आंदोलन ऐसा पहले भारत में कभी नहीं हुआ था। बंगाल विभाजन ने केवल बंगाल की ही बात नहीं की, अपितु बंगाल विभाजन ने आंदोलनों की एक श्रृंखला पैदा कर दी भारत में। चाहे वो स्वदेशी आंदोलन के बाद जितने आंदोलन हुए कहीं न कहीं इससे प्रभावित थे। सैयद हैदर रजा इसका दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, चिदम्बरम पिल्ले इसका चेन्नई में आंदोलन कर रहे थे, इसका नेतृत्व कर रहे थे। पुणे और मुंबई महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक इसको फैला रहे थे। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह कर रहे थे। बहुत सारे मुस्लिम नेता भी, राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता भी इसके समर्थन में थे। इस प्रकार यह आंदोलन निश्चित ही विस्तार करते करते कहां बन गया? जन आंदोलन बन गया। अब पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप क्या था। अब जैसे ही प्रश्न आता है, देखिए मैंने बार बार अपने लेक्चर में बताया है कि वो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लिखना है जो आप जान रहे, बल्कि वो लिखना है जो प्रश्न में पूछा जा रहा है। अब पता चला पूछा गया स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप क्या था, और आप लिख दिए स्वदेशी आंदोलन का पूरा वर्णन कर गए। ये नहीं पूछ रहा स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप क्या था, बस स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप स्वदेशी था कि स्वदेशी अपनाइए। पहला, स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप बहिष्कार था, बहिष्कारवादी था, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करिए। स्वदेशी आंदोलन स्वावलंबन स्वरूप लिए हुए था। तय किया गया कि जब विदेशी वस्तुओं को नहीं अपनाएंगे तो हम स्वावलंबन को अपनाएंगे, अपने ऊपर निर्भर रहेंगे। तो क्या हुआ? स्वावलंबन स्वरूप लिए हुए था, स्वावलंबन का स्वरूप लिए हुए था। कौन? स्वदेशी आंदोलन। क्या किया गया? स्वदेशी सूती कपड़े के मिल खोले गए, साबुन, माचिस और जितनी वस्तुएं बन सकती थी बनाई गई। हालांकि जितने भी व्यापारी थे वो देशभक्ति से प्रभावित थे, वो बिजनेस के जोड़ तोड़ को नहीं जानते थे, लेकिन कुछ फैक्ट्रियां बहुत लंबा चली, जैसे वीसी राय की बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री बहुत आगे बढ़ी, लेकिन स्वावलंबन का स्वरूप लिए हुए भी था। ठीक है ना। और ये राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप भी लिए हुए था। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी गठन किया गया। तकनीकी शिक्षा के लिए बंगाल इंस्टीट्यूट का गठन किया गया। चंदा एकत्र किया गया ताकि जापान भेजा जा सके। अब प्रश्न ये उठता है कि स्वदेशी आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम क्या था? देखिए, स्वदेशी आंदोलन का बहुत इंपैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों था। पॉजिटिव क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, अंग्रेजी शिक्षा का महत्व जाता रहा, या अंग्रेजियत का कहीं कहीं महत्व पहली बार कम हुआ भारत में। भारत के जो शिक्षित वर्ग थे, ब्रिटिश सत्ता को भारत के लिए जो वरदान मान रहे थे नरेंद्र वाले, कहीं ना कहीं उस भावना पे पहली बार चोट पड़ा कि भैया अंग्रेजियत भारत के लिए वरदान नहीं है, अंग्रेजियत भारत के लिए अभिशाप है। अंग्रेजियत को भी ठुकराया जा सकता है, अंग्रेजी शिक्षा को भी हीन माना जा सकता है, अंग्रेजी शिक्षा के प्रति भी घृणा किया जा सकता है। यह भी पैदा हुआ। अब कितना ये आगे बढ़ा हुआ, कितना लोग, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन भावना तो पैदा हुआ कि नहीं हुआ? गोरे अंग्रेजों के प्रति मन में, हम इंडियंस के मन में पहली बार घृणा का भाव पैदा हुआ, भले भी बंगाल विभाजन को लेकर। और सबसे बड़ा परिणाम हुआ जन चेतना। भारत के लोग अभी राजनीतिक आंदोलन के बारे में क्या जानते थे कि
ब्रिटिश सत्ता जिसके विरुद्ध आंदोलन नहीं किया जा सकता था, भय का मनोविज्ञान था इंडियंस में, दुनिया के 1/4 भूभाग पर काबिज ब्रिटिश साम्राज्य, क्या उसके विरुद्ध भी आंदोलन किया जा सकता है? क्या उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट किया जा सकता है? यह भारत के लोग नहीं जानते थे, लेकिन स्वदेशी आंदोलन ने इस राजनीतिक चेतना को पैदा किया कि दुनिया के 1/4 भूभाग पर काबिज ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भी आंदोलन किया जा सकता है। यह स्वदेशी आंदोलन ने सिखाया। यह बहुत बड़ा परिणाम था। अब अगर मूल्यांकन करना हो क्या करेंगे? तो पॉजिटिव तो आपने बता ही दिया, पॉजिटिव में क्या क्या होगा, तो मूल्यांकन में तो नेगेटिव ही बताना पड़ेगा। अब जैसे आम मुसलमान इसमें शामिल नहीं हुए, अब उसका कारण क्या था? क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य सांप्रदायिकता बढ़ा रही थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मूल उद्देश्य था स्वदेशी आंदोलन को कमजोर कर दिया जाए, यह उद्देश्य था। इसने स्वदेशी आंदोलन को बहुत नुकसान पहुंचाया। दूसरा, साधारण जो निम्न तबके के किसान जनसंख्या थी उनको भी स्वदेशी आंदोलन के साथ नहीं लिया जा सका। सामान्य किसान इक्का दुक्का कहीं आए, बारिशाल वगैरह में आए, वो भी अश्विनी कुमार दत्त की जो स्वदेशी बांधव समिति थी उसके वजह से बारिशाल वगैरह में कुछ किसान आए, लेकिन बड़ी संख्या में निम्न तबके के किसान जो आने चाहिए थे वो नहीं आए। ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। फिर मुसलमान भी, आम जनसंख्या नहीं जुड़ पाई, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। अब ये आंदोलन कैसे समाप्त हो गया, ये भी बड़ी बात है कि आंदोलन कैसे समाप्त हो गया 1908 आते आते। लेकिन असफल तो नहीं हुआ, क्योंकि 1911 में जॉर्ज पंचम के दरबार में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। तो ये तो नहीं कह सकते असफल हो गया पूर्ण रूप से, लेकिन समाप्त तो 1908 आते आते हो गया ना भाई। एक तो देखिए कि कांग्रेस का विभाजन हो गया, तो सूरत विभाजन 1907 का निश्चित स्वदेशी आंदोलन के बड़ा विनाशकारी साबित हुआ, क्योंकि इसके अलावा एक बार यह आंदोलन नेतृत्व विहीन भी हो गया। कैसे? चाहे वो विपिन चंद्र पाल हो, चाहे अरविंद घोष हो, उन्होंने सक्रिय राजनीति से वो संन्यास ले लिया। लाला लाजपत राय को विदेश निर्वासित कर दिया गया। लोकमान्य तिलक जी को जेल हो गया। यानी अचानक ये आंदोलन नेतृत्व विहीन भी हो गया। तीसरा कारण, कोई आंदोलन हमेशा चल भी नहीं सकता। सांप्रदायिकता ने भी इस आंदोलन को कहीं न कहीं वो किया। फिर सरकार ने निर्मम रूप से आंदोलन का दमन भी किया, जैसे बारिशाल वगैरह में बहुत हुआ। कहीं कहीं सांप्रदायिकता ने दंगे भी करवाए। 1907 में हिंदू मुसलमान दंगे भी हुए। तो कई कारणों ने कहीं कहीं इस आंदोलन को समापन में, इस आंदोलन के समाप्त होने में कहीं न कहीं योगदान दिया। लेकिन इसके बावजूद इस आंदोलन की महत्ता इस बात में है कि पहली बार लोगों के मन में इस भावना को पैदा किया कि भारत में कि अंग्रेजों के विरुद्ध भी आंदोलन किया जा सकता है। अब मैं बहुत सारे प्रश्नों को ले रहा हूं और आप देखिए कि कैसे ये प्रश्न हल हो सकते हैं, जितना मैंने आपको बताया। स्वदेशी आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित राजनीतिक आंदोलन था, जिसने भविष्य में होने वाले आंदोलनों के मार्ग को प्रशस्त किया। ये पूरा मैंने अभी आपको बताया कि आगे आने वाले, चाहे स्वदेशी की चीजें हों, गांधी जी की विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार हो, पहली बार महिलाएं घर से निकली, बच्चों ने स्कूलों में हड़ताल किया, ये सब आगे आने वाले आंदोलनों का नींव था। बच्चे तो हर आंदोलन के नींव थे, चाहे कोई आंदोलन, असहयोग हो, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, तो बच्चे विद्यार्थी तो चरम पर थे, स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थी चरम पर थे भारत छोड़ो आंदोलन में। तो उसका भूमिका, महिलाएं पहली बार लाज शर्म छोड़कर, घर की चहार दीवारी को छोड़कर धरना प्रदर्शन दे रही हैं। तो जाहिर सी बात है, इस स्वतंत्रता संग्राम के मार्ग को प्रशस्त किया। क्लियर है? स्वदेशी आंदोलन वास्तव में भारत में आधुनिक राजनीति की शुरुआत थी। बहुत सही बात। देखिए, मैंने भी बताया ना कि भाई इसके पहले लोग विद्रोह करते थे, राजा महाराजा या मुगल सम्राट के विरुद्ध विद्रोह करते थे, लेकिन प्रोटेस्ट, वो भी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, ये पहली बार हुआ। तो जितने भी प्रश्न मैंने यहां पढ़े हैं, मैंने कोशिश किया कि सभी प्रश्नों का एक फ्रेमवर्क आपको बता दूं, स्टेटमेंट, ठीक है, ताकि आप अगर आप ध्यान से इन चीजों को सुन लेंगे तो
तो मुझे नहीं लगता कि स्वदेशी आंदोलन में एग्जामिनेशन हॉल में, देखिए आपको ऐसा नहीं है कि आप चाहे कितना भी फ्रेमिंग कर लें, कितना भी प्रैक्टिस कर लें, एग्जामिनेशन हॉल में सब कुछ पढ़ के जो स्थायी भाव होगा वही लिखाएगा। और मैं अपने इस लेक्चर में कोशिश यही कर रहा हूं कि आपके अंतस चेतना में, अंतर आत्मा में स्थायी भाव पैदा हो। याद रखिएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में वही लिखाता है जो आपने सब कुछ पढ़कर अपने मन में स्थायी भाव पैदा किया, क्योंकि जब घंटी लगती है तो सब रटा रटाया भूल जाता है। सब कुछ पढ़ने के बाद जो आप स्थायी भाव अपने मन में पैदा करते हैं, अपने आत्मा में, वही एग्जाम में लिखाता है। और मेरी कोशिश है कि मैं वही पैदा करूं। ठीक है, कहां तक सफल हुआ हूं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले में मैं एक नए आंदोलन को लेकर और इसी प्रकार जीएस के सारे विषय को लूंगा, वहां से महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपको आंसर फ्रेमिंग बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि अच्छा से अच्छा आपको मटेरियल मिले, अच्छा से अच्छा ज्ञान मिले, ताकि आप आईएएस की परीक्षा को हर हाल में बीट कर सकें। नए लेक्चर वीडियो के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।